हेलो एंड वेलकम टू न्यू चैनल यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला फाउंडेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ लाइंस मैं बोलती हूँ। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा। कभी परिस्थितियां, कभी समय खिलाफ निराशाओं का आना जाना होगा। करने पड़ेंगे कठिन संघर्ष, ख्वाहिश के लिए ख्वाहिशों को दबाना होगा। तू द्वंद्व कर, तू युद्ध कर, जमाने को अपने विरुद्ध कर, मिलेगा वही जो तूने ठाना होगा। तो बच्चों, आप सभी के लिए इस नई शुरुआत यूपीएससी वाला फाउंडेशन के साथ, जिसमें कि हम अपनी जो बुनियाद है उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। और इसमें आप सभी के लिए नॉन स्टॉप जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं, फाउंडेशन की जो क्लासेस है, बेसिक्स की जो क्लासेस है, वह हम शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी को यूपीएससी वाला चैनल से ये पता तो चल ही गया होगा कि आखिर हम ये वाला जो न्यू हमारा यूपीएससी वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, इस पर हम बुनियाद बैच की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। बुनियाद बैच की सारी क्लासेस इस पर चलेंगी और इसके अलावा आप सभी का जो फाउंडेशन बिल्ड करेंगे उसमें वो सभी क्लासेस, वो सभी टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक यूपीएससी के बिगनर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे एस्पिरेंट्स, मिलियन ऑफ एस्पिरेंट्स है हमारे देश में जो कि आईएएस को अपना ड्रीम करियर मानते हैं। और ऐसे में यूपीएससी वाला पीडब्ल्यू आपकी क्या हेल्प कर सकता है आपकी बुनियाद को बनाने में, आपकी बुनियाद को मजबूत करने में। तो इसलिए हमने ये जो चैनल है वह शुरू किया है। सो बेसिकली शुरू में आप सभी को बता दूं कि ये जो चैनल है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी एनसीईआरटीज आपकी कवर कराई जाएंगी विद पीवाईक्यू, विद बेसिक टू स्टैंडर्ड, विद करंट अफेयर, स्टैटिक, सारी चीजों को कंपाइल तरीके से बच्चों आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, आपके प्रैक्टिस होंगे, आपके टेस्ट जो है वह किए जाए, वीकली जो टेस्ट है वह लिए जाएंगे। टेस्ट और जो प्रैक्टिस सेट जब भी आपके होंगे, कोशिश की जाएगी कि वो लाइव सेशन रहे ताकि आपका हमसे एक इंटरेक्शन जो है वह बना रहे। साथ ही मेंस आंसर राइटिंग हम शुरू करेंगे और पहली ही क्लास से मेंस आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। देखेंगे धीरे धीरे कैसे हम, ऐसा तो है नहीं कि आप सभी कॉलेज स्कूल में आंसर्स नहीं लिखे होंगे। हाँ, हम लेवल धीरे धीरे उसका अप कर लेंगे, लेकिन हम स्टार्ट में, मतलब स्टार्टिंग भी बस शुरू तो करना ही है ना, तो शुरू करेंगे आंसर राइटिंग। और आपकी डेली क्लासेस होंगी, क्लास नोट्स आपको बनवाए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट्स में बताइए, उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर उस पर ध्यान देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्लास को। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं आपसे चर्चा करूंगी कि शुरू हम कर रहे हैं दो सब्जेक्ट्स के साथ। आसिम सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैम पॉलिटी तो पढ़ा दी है, लेकिन बच्चों ये न्यू चैनल है और ऐसे स्टूडेंट जो 2024, 2025 को अपना लक्ष्य बनाकर रखे हैं, जो 2024 या 2025 में अगर आपको परीक्षा देनी है यूपीएससी की, तो ऐसे में आपके चार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट तो आपके सभी है, लेकिन हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चुना। पॉलिटी क्योंकि एक इजी सा सब्जेक्ट है और आपको पॉलिटी से बहुत सारी जो और सब्जेक्ट है उसको लिंक करने में, करंट अफेयर को समझने में, राजनीतिक घटनाक्रमों को समझने में मदद मिलती है। तो इसलिए हमने पॉलिटी से शुरू किया। एक इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट का बहुत ज्यादा है पॉलिटी की तरफ, है ना। तो इसलिए शुरुआत में 3 डेज आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी पॉलिटी की, एंड देन आफ्टर वीकेंड के जो 3 डेज है आपको आसिम सर की हिस्ट्री की क्लासेस मिलेगी। और जैसे ही आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी कवर होगा, देन आपको इकोनॉमी, देन आपका जो ज्योग्राफी है और बाकी पोर्शंस है उसको हम शुरू करेंगे। कंप्लीट सीरीज होगी। काफी सारे बच्चों को टेंशन है कि मैम क्या बीच में बंद तो नहीं हो जाएगा, तो बंद नहीं होगा बच्चों। आपका ये जो सीरीज है वह कवर कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि सभी पॉलिटी के जो एनसीईआरटी इंडेक्स है वह हम देख लें। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं इन अपकमिंग लगभग 50 क्लासेस में, हम एक बार उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आपको एक छोटा सा जो टॉपिक है उससे हम अपनी आज की पहली क्लास को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी में 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। 11 और 12 में हम देखेंगे कि दो एनसीईआरटी जो है वह हमें पढ़नी है। 6 से लेकर 10 तक आपकी एक एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहां पर आपके जो ये 9 एनसीईआरटीज है इसको हम कवर करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग सभी में टोटल 75 चैप्टर्स है। टोटल अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो आपके ये जो चैप्टर्स है बच्चों 75 चैप्टर्स है और हम कोशिश करेंगे कि लगभग 55 क्लासेस में इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया जाए। आप सोचेंगे कि मैम ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल बहुत शॉर्ट होंगे, हम किसी और टॉपिक के साथ उसको पढ़ चुके होंगे और इसलिए मैंने आपको ये जो 10-15 चैप्टर्स है वो मैंने आपके फिक्स कर दिए। ठीक है, तो यहां पर देखो कि लगभग हमारी जो 50 से 60 क्लास होगी, एक
हम मान लेते हैं थोड़ा सा मेजरमेंट, ठीक है, 50 से 60 मान लेते हैं, एक्यूरेट क्लासेस नहीं देखते हैं, क्योंकि हम उसमें टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर, बहुत सारी चीजों को साथ साथ जोड़ेंगे। तो क्लास जैसे जैसे शुरू होगी, जैसे जैसे आप धीरे धीरे चीजों को समझने लग जाएंगे, देन आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो क्लासेस है वह भी शुरू कर पाएंगे। तो शुरुआत में बच्चों 75 चैप्टर्स है आपके। सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट 1, 2 एंड 3 आपका 6, 7, 8 का क्लास है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 एंड 2 आपका 9 और 10 का क्लास है। 11 में 2 क्लास है, एक तो पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें आप समझते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को कि किसी भी सोसाइटी में, है ना, उसका एक तरह से जो एक पॉलिटिकल बनता है कि मान लीजिए हमने राजनीति में चुनाव को अपनाया, तो चुनाव में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार एक राजनीतिक सिद्धांत हो गया, तो हमने इसको क्यों अपनाया, पूरे विश्व भर में आखिर इन सिद्धांतों को क्यों अपनाया, कैसे शासन चलता है। सो पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का संविधान, ठीक है। क्लास 8 में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित कराया गया है, 11th में भी। देन 12th में आपको 2 बुक पढ़नी है और इसमें पूरी शुद्ध तरीके से राजनीति के विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो 1950-1940 के दशक से जो राजनीति शुरू होती है, मतलब क्या राजनीतिक घटनाक्रम है, कैसे विश्व बैंक की स्थापना होती है, कैसे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, ठीक है, कैसे हम चाहे हम नाटो कंट्रीज की बात करें, वार्सा पैक्ट की बात करें, ठीक है, शीत युद्ध की बात करें, विश्व युद्ध की बात करें, ये सारी चीजें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको पढ़ाई जाती हैं, समकालीन विश्व राजनीति में। और क्लास 12 में हम पढ़ेंगे एक और आपकी इंपॉर्टेंट बुक, जिससे कि आप पढ़ पाते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, जो घटनाक्रम थे वो क्या थे, है ना। तो यहां पर हम शुरू करते हैं कि अच्छा, शुरू में कांग्रेस थी, देश जब आजाद हुआ कुछ चुनौतियां थी, फिर शुरू में हम 3 दशक में कांग्रेस थी, फिर उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस का जो वर्चस्व है, जो डोमिनेंस है, वह खत्म होता है धीरे धीरे, और भी फिर गठबंधन वाली सरकारें शुरू होती है, और देन बाकी सारी चीजें। तो वो पूरी राजनीति हम इसमें पढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये है आपकी सारी एनसीईआरटी जो हमें पढ़नी है। एक और क्वेश्चन, आपको लगता है कि मैम ये छोड़ दे, मत छोड़ो, है ना, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बेसिक, जो कि बेसिक से क्लासेस चल रही है, तो बच्चों छोड़ना नहीं है 6, 7, 8, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आगे के मेन टर्म्स को समझने में आपको हेल्प करेंगे। और मेन चीज ये है कि यहाँ जिन टॉपिक्स को आपको समझा दिया जाएगा वो आगे नहीं है, फिर उसका एडवांस लेवल है, तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे 75 चैप्टर्स जो है हम लगभग 60 क्लासेस के आसपास इसको कंप्लीट कर दे, ठीक है। अब क्लास शुरू करने के पहले एक और पॉइंट, सभी के आप थोड़े से चैप्टर्स देख ले कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी बुक पढ़नी है, कोई भी सिलेबस खत्म करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि अच्छा मुझे इतना इतना पढ़ना है, मेरी ये स्ट्रैटेजी होगी, एंड इस अकॉर्डिंगली मैं डेली अगर 2-3 चैप्टर्स कर लूं, देन मैं कर सकती हूँ, है ना। तो बस पहले एक बार हम इंडेक्स देख ले। अब देखो आपका क्लास 6 का इंडेक्स है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और लाइवलीहुड, ठीक है, 4 यूनिट्स। देन क्लास 7 में हम पढ़ते हैं इक्वालिटी, स्टेट गवर्नमेंट, जेंडर, मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट। 8 में पढ़ते हैं, सबसे पहले आप क्लास 8 में पहली बार आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट, जुडिशरी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्लास 9 में आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 में पढ़ते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। 10 में हम पढ़ते हैं पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन, पॉपुलर स्ट्रगल, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ठीक है। 11th में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क में हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, local government, constitution as a living documents and the philosophy of the constitution। पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, पीस एंड डेवलपमेंट। क्लास 12 की पॉलिटी, जिसमें कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत के बाद के जो राजनीतिक वर्ष रहे, उसमें हम पढ़ते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, era of one party dominance, politics of planned development, India's external relations, challenges to and restoration of the Congress system, crisis of the democratic order,
पॉपुलर मूवमेंट, रीजनल एस्पायरेशंस एंड रिसेंट डेवलपमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। और लास्ट जो आपकी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इक्वालिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 7 चैप्टर। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए टोटल 75 चैप्टर्स हैं। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, तब देखो मैंने कहा कि आपके 75 चैप्टर्स। देखो आप ऐसे कर सकते हो, डेली आप 3 चैप्टर्स कर लो, डेली आप सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। शुरुआत में क्या करेंगे, शुरुआत में तो मैं आपको एक ही चैप्टर लेके चलूंगी, क्योंकि ऐसा मानना है इस चैनल को शुरू करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्ट ही यही है, उस बच्चे पर फोकस करना, उस स्टूडेंट पर फोकस करना जो कि फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहा है ना, जो कि पहली बार पढ़ रहा है, जिसे कुछ नहीं पता। डेफिनेटली बहुत कुछ जानते हो, मतलब पढ़ने की दिशा में हम एक पहला कदम बढ़ाते हैं। सो बेसिक से शुरू करेंगे एंड फर्स्ट हमारा चैप्टर होगा, टोटल आपके एनसीईआरटी है, हिंदी वाले देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। सामाजिक राजनीति जीवन पार्ट 1, 2, 3, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 एंड 2, राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान, समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, सारे ये आपके, और न्यू एनसीईआरटी है, ये सारी हमें पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। ओल्ड से नहीं पढ़ रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो इतनी बात हो गई, शुरुआत हो गई, आप समझ गए हम कैसे क्या करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा टॉपिक की बात कर लेते हैं, टॉपिक पर आते हैं और हम क्लास 6 के सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट 1 से शुरू करते हैं। क्लास 6 का पॉलिटिकल एनसीईआरटी है, फर्स्ट चैप्टर को हम पहली क्लास में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 1 डाइवर्सिटी का, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। चलो, अब आपके लिए क्या शर्तें होंगी, सबसे फर्स्ट आपके पास बुक होना चाहिए, जो बुक में ऐसा पोर्शन है जो कहानियां लिखी हुई है वो बच्चों के लिए है, हम बच्चे नहीं है ना, आप बड़े हो गए हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि बुक का वो अननेसेसरी पार्ट, वो कहानियां हमें 6, 7, 8 में नहीं पढ़नी। हम बात करेंगे मेन फोकस की और उसको कनेक्ट करेंगे यूपीएससी का सिलेबस से, उसको कनेक्ट करेंगे यूपीएससी के पीटीएन मेंस के पर्सपेक्टिव से और करंट अफेयर से, समझे। साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चंस है आपको ये सारे पीडीएफ और सारी चीजें जो है वह मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। सबसे सही तरीका है क्लास के साथ साथ नोट्स आप बनाएंगे। क्लास फर्स्ट क्लास है, इसलिए क्लास शुरू करने के पहले ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस और सारी चीजें आपको मिलती रहे। तो बुक आपके पास होना कंपलसरी है। जो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं सही तरीका नहीं है बच्चों, बेसिक तैयार कर रहे हैं, प्लीज 6 से लेकर 12 तक की जो पॉलिटिकल एनसीईआरटी है ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन मंगा लो, है ना, मिल जाती है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहां से आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हार्ड कॉपी मंगाना है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो नोट्स बनाना, साथ साथ जो जो मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको हम नोट्स के थ्रू चलते चलेंगे, समझते चलेंगे। सबसे फर्स्ट जो आपको समझाया गया है, क्योंकि जब हम पॉलिटी को समझते हैं, जब हम पूरे भारत की राजनीति को समझने वाले हैं, संवैधानिक व्यवस्था को समझने वाले हैं, शासन व्यवस्था को समझने वाले हैं, तो उसके पहले आप इस देश का नेचर तो समझोगे। और जिस देश का नेचर इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई है, जिस देश का नेचर, जिस देश का हम कहें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत की विशेषता क्या है, अनेकता में एकता, है ना, ये हिंदी की विशेषता, यही टर्म चलता है इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप इंडिया का मेन एक फीचर हम कहें तो डाइवर्सिटी, विविधता है ना, तो विविधता आखिर है क्या, इस टॉपिक को सबसे पहले आपको समझाया गया है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो देखो, डाइवर्सिटी का मतलब है, विविधता का मतलब है कि जो लोग हैं वह अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनका जो रिलीजन है वह अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है, उनका क्षेत्र अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके त्यौहार अलग है, उनके पहनने के कपड़े अलग है, और इस तरह से वो खुद को एक दूसरे से अलग समझने लगते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि विविधता का मतलब क्या है। विविधता मतलब डिफरेंट, डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो डाइवर्सिटी है वह किस किस संदर्भ में है। चाहे हम फूड की बात कर ले, चाहे हम डिफरेंट लैंग्वेज की बात कर ले, ठीक है, हम डिफरेंट ट्रेडिशन की बात कर ले। एक ही त्योहार को 10 तरीके से 10 स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मकर संक्रांति की बात करें, 10 स्टेट में उसका नाम अलग अलग है, कुछ कुछ तरीके अलग है, हालांकि सेलिब्रेट हम एक ही फेस्टिवल को कर रहे हैं।
वो आगे की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे ट्रेडिशंस है, फूड है, हमारे फेस्टिवल्स हैं, तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, बस इसी को विविधता कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन है। अगर हम रिलीजियस बैकग्राउंड की बात करें, रिलीजियस बैकग्राउंड की बात करें बच्चों, ठीक है, तो अलग अलग है, लिख लो, चाहे खाना हो, चाहे धर्म हो, है ना, भाषा हो, त्योहार हो, ये सारी चीजें क्या है, अलग है, और इसी आधार पर हम एक दूसरे से विविध हो जाते हैं। हमारा जो कल्चर है वह विविध हो जाता है, ट्रेडिशन, कल्चर, है ना, ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है। तो बस यही डाइवर्सिटी है इंडिया में। कहते हैं कि अगर हम भाषाओं की बात करें तो 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं इंडिया में। 8 प्रमुख धर्मों की अगर हम बात करें जो पूरे विश्व में है, 8 प्रमुख धर्मों के मानने वाले अनुयायी भारत में हैं। अलग अलग त्योहार, खाने का तरीका, फूड स्टाइल, बहुत सारी चीजें जो है वह एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं वह एक दूसरे की समान नहीं है, अलग, उसमें विविधता है। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो है वह यही है, हम इसी चीज को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अच्छा देखो, ये जो डाइवर्सिटी है आखिर होती किन कारणों से, हम कुछ कारणों की बात करें। डाइवर्सिटी को तो हमने समझ लिया, डाइवर्सिटी विविधता, ठीक है। चलो, विविधता, तो हमने देखा विविधता का मतलब एक दूसरे से बहुत सारी जो चीजें हैं वह डिफरेंट डिफरेंट हैं। और यहां पर हमने फूड की बात की, फेस्टिवल की बात की, आ रहा है समझ में, फूड है, फेस्टिवल है, हमारे जो ट्रेडिशंस की हम बात करें, ठीक है, हम क्लॉथ्स की बात करें, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, एक दूसरे से अलग है ना। वेरियस टाइप ऑफ फूड है, सेलिब्रेट डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल, ट्रेडिशंस, तो ये डाइवर्सिटी हो गया। अब देखो इस डाइवर्सिटी का मेन रीजन क्या है, डाइवर्सिटी आखिर होती किन कारणों से, इसका रीजन क्या है हम उसे समझते हैं, ठीक है। अब देखो रीजन हम इसका देखते हैं। तो मेन इसके जो कारण है वह 2 हो सकते हैं, 2 कारणों के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, इसके 2 रीजन है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, फर्स्ट रीजन इसमें हो सकता है कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस, ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव। अच्छा ये बताओ कि मान लीजिए आप जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली आए हुए हैं पढ़ने, आप जब यहाँ दिल्ली आते हैं तो आपके कपड़े, आपका तरीका, आपका जो एक सोशलाइज करने का तरीका होता है, लोगों से बात करने का, पहले हो सकता है आप झिझकते हो शायद अपने रिश्तेदारों से भी बात करने में, लेकिन आप दिल्ली आने के बाद, उस स्टूडेंट लाइफ में रहने के बाद आप यहाँ का जो कल्चर एक तरह से आप उसमें ढल जाते हैं, धीरे धीरे आप चीजों को सीख जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम ये देखते हैं कि हम जब जगह चेंज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से हम संस्कृति की बात करें कि आपका जो एक कल्चर है, ए कल्चर है, ठीक है, जब ये बी कल्चर के साथ मिक्स होता है, ए आपका मान लीजिए ओल्ड है, ठीक है, बी कल्चर जो है आपका न्यू है, तब इस तरीके से एक जो मिक्स्ड कल्चर है वह शुरू हो जाता है बच्चों। सांस्कृतिक प्रभाव ही तो ये हुआ, तो यहां से एक जो मिक्स्ड एंड न्यू कल्चर है उसकी शुरुआत होती है। हमारे पहनने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज होने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक संस्कृति जो है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहां के सांस्कृतिक प्रभाव में वह खुद को बदल लेते हैं। यहाँ पर एक नई जो विविधता है वह उसका जन्म होता है। तो जब एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से मिलन होगा, तब मिक्स्ड होगा, तब उसके साथ काफी सारी जो चीजें हैं वह न्यू कल्चर जो है वह ओल्ड कल्चर के ले लेगा, जो ओल्ड कल्चर है वह न्यू कल्चर के ले लेगा, और एक डिफरेंट और एक जो न्यू कल्चर है वो सामने आएगा।
एक जो डिफरेंट और न्यू कल्चर है वह सामने आएगा, है ना। तो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स हमने देख लिया, और यहाँ पर डिफरेंट अगर हम रीजंस की बात करें कि किस तरह से एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र की जो संस्कृतियां है वह अब आपस में क्या हो गई है, मिक्स हो गई है, इंटरमिक्सिंग हो गया है कल्चर, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव हो गए। फॉर एग्जाम्पल हम केरला की बात करें। अब देखो केरला का जो कल्चर है, केरला का जो कल्चर है वह आखिर किस तरीके से बना, किस तरीके से यहाँ पर डाइवर्सिटी आती है। तो यहाँ पर संत थॉमस आते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं सबसे पहले इस धर्म के बारे में। अरब ट्रेडर्स आते हैं, वास्को डी गामा आता है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वह आते हैं। और कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति एक से दूसरी जगह जाता है, वह केवल वस्तु लेकर नहीं जाता, बल्कि वह खुद भी जाता है, वहां के तौर तरीके सीखता है, तो कुछ अपने तौर तरीके सिखा के आ जाता है। ठीक वही हुआ, और इसी तरीके से केरला में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हम यहूदी धर्म की बात करें, हम बौद्ध धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो बहुत सारे, क्रिश्चियन की बात करें, ईसाई धर्म, तो केरला में क्या है, बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं। और ये विविधता यहाँ पर कहां से आई, कल्चरल इन्फ्लुएंस से आई। बच्चों कैसे आई ये विविधता, ये विविधता आ जाती है यहाँ के सांस्कृतिक प्रभावों से, कल्चरल इन्फ्लुएंस से। क्लियर। तो डाइवर्सिटी की हमने बात की, एक रीजन हम समझ गए। अब सेकंड जो रीजन है वह क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है ज्योग्राफिकल। देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की हम कुछ बात करें। ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट मीन्स जैसे कि मान लीजिए क्लाइमेट, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, सॉइल, वाटर, ठीक है, वहां का वेदर कैसा है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं, वहां का मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है। जब हम इन सारे भौगोलिक जो कारण है, जो भौगोलिक तत्व है, उसके साथ अडेप्टेशन कर लेते हैं, उसके साथ हम अनुकूल हो जाते हैं, तब हमारे अंदर जो विविधता है वह आती है। ठीक है, तब हमारे अंदर ये जो विविधता है वह आती है। तो भौगोलिक दूसरे कारण आपके क्या हुए, एक तो हमने सांस्कृतिक बात कर ली और दूसरा आपका है भौगोलिक कारण। अब देखो तो इस भौगोलिक तत्व में क्या क्या आएगा, आपका जलवायु है, पानी है, मिट्टी है, मॉनसून है ना, आपका क्या है, मॉनसून है। तो इसमें क्या है बच्चों कि जब आप इन तत्वों के साथ क्या है, व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लिव्स, व्हेन पीपल अडेप्ट कर लेते हैं आप उसके अनुकूल खुद को, है ना, व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया, टू द ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपने उस जगह के अकॉर्डिंगली खुद को अनुकूल कर लिया, और तब जाके इस तरह की विविधता जो है वह पैदा हो जाती है, डाइवर्सिटी जो है वह पैदा हो जाती है। फॉर यहां पर हमें अगर एग्जाम्पल देखें, हम यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं लद्दाख का, हम यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं लद्दाख का। अब देखो लद्दाख में क्या हुआ था, अगर अब लद्दाख के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत, तो कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते, बहुत कम संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर लद्दाख में रहते हैं, वह बड़े बड़े, अगर हम संस्कृति उनके कल्चर की बात करें, ठीक है, तो उनका जो कल्चर है वह क्या है कि लंबे लंबे ऊन के कोट पहनने का, खुद को पूरा ढकने का। क्यों? क्योंकि वह उस जो वहां की ठंड है, जो वहां का कोल्ड डेजर्ट है, जो वहां का एकदम फ्रीजी नेचर है कि ज्यादातर वहां पे बर्फ जमी रहती है, तब क्या कर रहे हैं, वो खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, और इस तरह से विविधता आ रही है। अब देखो ये विविधता कैसे होगी, हम केरल के व्यक्ति के कपड़े की बात कर ले तो आप देखोगे कि केरला की जो जलवायु है वो मैरीटाइम जलवायु, समुद्री जलवायु है। समुद्री जलवायु बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा ना तो बहुत अधिक ठंड होती है ना बहुत अधिक गर्मी होती है, एक मीठी जलवायु कहा जाता है, मृदु जलवायु उसको कहा जाता है। तो बच्चों केरल में कोई ऊन का कोट क्यों पहनेगा, आप देखेंगे कि जो साउथ में स्पेशली जब हम मानसून पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि साउथ में जो है वह अलग से, हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग सीजन होता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के जो व्यक्ति है वो अलग से महसूस करे, अरे अब तो बहुत अब गर्मी आने वाली है, बहुत हमें महसूस होगी, वो महसूस साउथ वाला व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो वहां की जलवायु ऐसी है, तो इनके पास मुश्किल है कि एक आध
जो स्वेटर है वह मिल जाए, और हो सकता है कि जो दिल्ली में उसके पास 8 जैकेट हो अगर उसको ज्यादा शौक है तो यहाँ पर बच्चों ये कल्चर डिफरेंट हो गया ना एक जगह का दूसरी जगह से। तो एक जगह क्या है, चूंकि क्लाइमेट वैसा नहीं है तो कपड़े वैसे नहीं है, भोजन वैसा नहीं है। लेकिन जब हम लद्दाख की बात करेंगे तो वहां का फ्रीजी है, कोल्ड डेजर्ट है, तब वहां के कपड़े एकदम ऊन वाले हैं, खुद को पूरा ढके हुए हैं, ठीक है, और कैप भी लगी हुई है बचने के लिए बर्फ से। तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, वो सारी चीजें, खान पान, वही तो डाइवर्सिटी हो गई ना डाइवर्सिटी। तो ये लद्दाख और केरला की हमने यहाँ पर बात कर ली। क्लियर है? क्लियर हुआ इतना आपको? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स की बात की है, एक तो डाइवर्सिटी क्या है और दूसरा हमने जाना कि इसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो कल्चरल इन्फ्लुएंस और दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया, उसके साथ अपनी जो लाइफ है उसको अडेप्ट कर लेना। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और साथ साथ लिखते चले। स्क्रीनशॉट तो देखो लेके रख लो कि हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, बस साथ साथ नोट्स बनाते चलो। फर्स्ट क्लास है, अगर डे फर्स्ट ही सोचोगे कि 2 क्लास के बाद देख लेंगे, 3 क्लास के बाद देख लेंगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आप उस चीज को खींच दोगे। ठीक है, चलो अब एक और हम समझते हैं। हमने डाइवर्सिटी की बात कर ली, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि आखिर भारत में जो एकता है, अनेकता में एकता है ना, वो क्या है, उसको और हम समझते हैं। अनेकता में एकता, ठीक है, ये क्या है, इसको और इस कॉन्सेप्ट को और हम समझते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे जवाहरलाल नेहरू के एक कोट से। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था, इनकी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इस बुक में जेएल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लिख लो किसकी बुक है, हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में इन्होंने कहा कि एक सबसे अच्छी विशेषता यह है भारत की संस्कृति की कि लोग जो है वे दूसरी बातों को अपनाना जानते हैं, उसके लिए टॉलरेट करते हैं, सहिष्णुता है लोगों के अंदर। ये नहीं कि अगर कोई डिफरेंट धर्म वाला है या डिफरेंट जाति वाला है, डिफरेंट संस्कृति वाला है, डिफरेंट कल्चर वाला है, हम उसको ऐसे हे दृष्टि से देखेंगे कि मतलब चलो ठीक है, छोड़ो इस चीज को, हमारा कल्चर ही हमारा है, ये कल्चर हमारा नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर हमने क्या किया है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने इस डाइवर्सिटी को ही अपना एक विशेषता बता दिया कि ये जो डाइवर्सिटी है वह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी मजबूती है, हमारी शक्ति है। तो बस यही जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो ये हमारी संस्कृति है, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। ये विश्वास बहुत ही गहरा है और ये कहीं किसी से थोपी हुई चीज नहीं है। ये जो हमारा ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो ये है, ये इम्पोज्ड नहीं है, ये कहीं से थोपा नहीं गया, बल्कि ये क्या है, हमारा एक गहरा विश्वास है, हमारा एक डीपर बिलीव है, हमारा विश्वास है कि हम अपनी संस्कृति में क्या है, एकता में अनेकता की, अनेकता में एकता की जो बात है वह करते हैं। ठीक है, तो ये जेएल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वह हो गया क्लियर, समझे। तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा। अगर हम अपने नेशनल एंथम की बात करें, जनगण मन, कमेंट्स करके बताना कि पहली बार नेशनल एंथम जो है वह कब गाया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऑफिशियली हमने फर्स्ट टाइम जो है इसको गाया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कंपोज किया। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखे गए जो पोएम्स, जो गीत थे, वह एक नहीं बल्कि 2 देशों के नेशनल एंथम बने। आप देखेंगे कि जनगण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, ये इंडिया का नेशनल एंथम है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वह भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कंपोज किया था। क्लियर। तो यहां पर ये जो हमारा एक इसमें एक्सप्रेशन जो मेन हमारे नेशनल एंथम में है वो भी क्या है, यूनिटी ऑफ इंडिया, इसमें भी एकता जो है उसको बताया गया है। ठीक है, अब देखो अब देखते हैं, चूंकि आपसे कहा है, प्रॉमिस किया है कि हर एक टॉपिक के साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द डाइवर्सिटी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक कथन है, एक कारण है, ठीक है, आपको बताना है। चूज द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग ABCD, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह सही है।
आपसे जो कारण है वह कहता है रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। कथन क्या है कि अपने अद्वितीय इतिहास के कारण क्षेत्र जो है वे बहुत ज्यादा विविध हो जाते हैं। सेकंड रीजन क्या है, इसमें कारण क्या है, मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हैड टू शेप देयर लाइफ एंड कल्चर देयर। कई अलग अलग सांस्कृतिक प्रभाव ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद की है। सांस्कृतिक प्रभाव ने, जैसे एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति में मिल रही है तो ओल्ड और न्यू का जो एक मिक्स कल्चर तैयार हो रहा है, एक इंटरमिक्सिंग जो कल्चर तैयार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने केरला की बात की गई, केरला में अगर हम प्रमुख धर्मों की बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहां के फॉलोअर्स है। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर वैसा था, है ना, वहां के कल्चर ने उस चीज को शेप दिया। तो इसका कारण सही, अगर हम कथन और कारण की बात करें, असर्शन एंड रीजन की बात करें, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। क्या दोनों सही हैं? डेफिनेटली दोनों सही हैं। और क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको? डेफिनेटली डेफिनेटली। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। हो सकता है कुछ बच्चे वाकई में बेसिक को फर्स्ट टाइम ही इसको देख रहे हैं, मान लीजिए। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि पहले आप रीजन पढ़ो। रीजन है कई अलग अलग सांस्कृतिक प्रभाव ने वहां का जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद की। अब पहला देखो, और अपने अद्वितीय इतिहास के कारण ही जो क्षेत्र है वे विविध हो जाते। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स दोनों सही भी है और जो रीजन है वह इसका सही एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत की विविधता के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इसमें करेक्ट कोड कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है डाइवर्सिटी कम्स व्हेन पीपल अडैप्ट देयर लाइव्स टू ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। जिस एरिया में वह रह रहे हैं, विविधता तब आती है जब लोग अपने जीवन को, अपनी लाइफस्टाइल को उसके अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं। सेकेंड है पीपल लिविंग नियर सी हैव सेम फॉर्म ऑफ लिविंग टू दैट ऑफ पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स एरिया। समुद्र के पास रहने वाले लोगों का जीवन और एक माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र में लोगों का जीवन जो है वह समान होता है। जीवन कैसे समान होगा? देखो लाइफ का मतलब क्या है, कल्चर का मतलब क्या है, वे ऑफ लिविंग। लाइफ का मतलब क्या, आप किस तरीके से रहते हैं। जीवन समान कब होगा? जब वह सेम पहनेंगे, जब वह सेम खाएंगे, उनके ट्रेडिशन सेम होंगे। लद्दाख की बात करो, केरला की बात करो, मैंने जस्ट बताया कि एक जगह ऊन का कोट पहना जा रहा है, दूसरी जगह नहीं पहना जा रहा। दैट मीन्स चेंज है ना, चेंज है कि नहीं है? तो सी समुद्र किनारे जो रह रहा है और जो माउंटेनियस एरिया में रह रहा है, तो उनकी जो लाइफ है वह डिफरेंट होगी बच्चों, सेम नहीं होगी। तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल नंबर 1, बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ध्यान से पढ़ो। और जहां आपको इस तरह के कीवर्ड समझ में आ जाए कि इसमें सेम पूछा है, उसको बहुत फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है, समझे? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ लद्दाख, लद्दाख के बारे में बताओ जरा। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पश्चिमी तरफ ये एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान है, ये बात तो सच है, लेकिन जब हम मैप देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो लद्दाख है वो कहां पर है? ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न में नहीं है। ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न में नहीं है। ठीक है, और सेकंड है वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस द रीजन रिसीव हैवी रेन एंड इट कवर द स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ ईयर। ये ज्यादातर वर्ष में बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर भारी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर कम कृषि होती है। ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वह जीरो है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, वर्षा नहीं होती है। जब बर्फ से ढका है, आप क्या खेती करोगे उसमें? तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि भारी बारिश तो छोड़ो, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, या फिर बहुत जीरो बारिश नहीं होगी, होगी तो बर्फ के रूप में होगी, तो बारिश नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं है पॉसिबल। हाँ, लार्ज पार्ट ऑफ ईयर अगर बात करें तो ये कवर्ड रहता है स्नो से। तो सेकंड जो है वह रॉन्ग है। फर्स्ट जो है ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आपको बताना था नन ऑफ द अबव। अच्छा, एक और पॉइंट बताती हूं। लद्दाख में ना एक पश्मीना बकरी पाली जाती है। गोट, भेड़ एंड बकरी पालन बहुत ज्यादा होता है, पश्मीना। और ये जो पश्मीना, अगर हम शॉल की बात करें तो याद रखना पश्मीना शॉल को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन,
अगर आपने कभी नहीं पढ़ा इस टॉपिक को, पहली बार पढ़ रहे हैं, तब भी बच्चों जान लीजिए, मैं यहाँ पर इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में होगा भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर वस्तु है वो वहां के उसी जगह पर केवल पाई जा सकती है और उसकी मतलब जो विशिष्टताएं है वह उस जगह से संबंधित है। जीआई टैग मिलने वाला फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वह असम की चाय, आपने सुनी है दार्जिलिंग टी, है ना, तो वो था दार्जिलिंग टी, है ना, असम नहीं, दार्जिलिंग टी की हम बात करते हैं, तो दार्जिलिंग जो टी है उसको फर्स्ट जो जीआई टैग जो है वह दिया गया प्रोडक्ट है। भौगोलिक संकेतक में हम देखें कि पश्मीना को मिला था, इसका मतलब यह है कि पश्मीना जो भेड़ है, पश्मीना जो शॉल है वह इस जगह से संबंधित, इस जगह का विशिष्ट प्रोडक्ट है। और अब अगर इसकी नकल या कॉपी या कोई मैटर ऐसा बेचा जाता है जो इसके नाम से, तब जेल हो सकती है, तब बहुत सारी चीजें जो मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट कर देते हैं। आप देखेंगे आप रिसेंटली बनारसी पान, हाँ यस यस, रिसेंटली आप देखेंगे बनारसी पान को जो जीआई टैग है वह दिया गया है। जीआई टैग जो है वह 10 ईयर के लिए दिया जाता है, ठीक है। और 2003 सितंबर 2003 से जो जीआई टैग है वह इफेक्ट में आया था, लागू हुआ था। हालांकि 1999 के 1999 के आसपास आप देखेंगे एक्ट के द्वारा इसको एक्टिव किया गया था। तो पश्मीना जो शॉल इसको 2013 में जीआई टैग 2013 में इसको दिया गया था। पश्मीना जो गोट है उससे जो ऊन से जो शॉल बनाई जाती है, जो भेड़ है ना, भेड़ है जो, उससे जो शॉल बनाई जाती है उसको जीआई टैग दिया गया। क्लियर? तो अच्छा, एक मेंस का क्वेश्चन भी चूंकि मैंने आपको कहा तो शुरुआत है, छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमने यूरोपियन डाइवर्सिटी पढ़ लिया, अब आपको 50 वर्ड, चलो 50 नहीं लिखना, 30 वर्ड लिख देना, ठीक है, 30 वर्ड्स लिख लेना। 50 वर्ड्स नहीं लिखने तो 30 वर्ड्स, ज्यादा मत लिखना। मुझे लगता है 50 भी लिख लोगे। तो जिन बच्चों को 30 में समझ में आ रहा है 30 में लिख लो, जिन्हें 50 में समझ में आ रहा है 50 वर्ड्स में लिख लो। क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? अगर हम भारत में कहे, भारत की एक विशेषता की बात करें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो क्या ये एक एप्रोप्रिएट टर्म है जो कि भारत की व्याख्या कर सकता है, भारत की एक विशेषता को बताता है? और आपको बताना है कि नेहरू जो कहना चाह रहे हैं अपनी बुक में, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो चीज कितनी सटीक है, कितना एप्रोप्रिएट टर्म है ये इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। तो याद रखना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज डेफिनेटली एन एप्रोप्रिएट टर्म। ये बहुत ही ज्यादा एक हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएट टर्म है जो कि इंडिया के एक फीचर, विशेषता को बताता है। और यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, धर्म, रिलीजन के लोग हैं, लेकिन फिर भी वह एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर के लिए बहुत ज्यादा टॉलरेट करते हैं, सहिष्णु है। यही विशेषता भारत को बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या बात की? आज की क्लास में हमने बात की सबसे फर्स्ट डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी का एक चैप्टर, लेकिन उसके पहले मैंने आपको पॉलिटी के जो सारे इंडेक्स है वे बताए। टोटल 75 के आसपास चैप्टर है। कोशिश करेंगे 60 क्लासेस जिसमें कि आपके टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, रिवीजन सेट भी हो, रिवीजन क्लासेस भी हो, 60 क्लासेस में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी शुरू करते हैं, आगे पूरा जो सीन होगा कि कैसे हम आगे कवर करेंगे, 1 क्लास 2 क्लास, वो सारी चीजें आपको आगे पता चलेंगी। अभी तो बच्चों शुरू हुआ है ना, तो आप शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें, ठीक है। तो डाइवर्सिटी की हमने बात की, डाइवर्सिटी को हमने समझा। डाइवर्सिटी में हमने केरला की बात की, लद्दाख की बात की, हमने जवाहरलाल नेहरू की बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात की, मेंस का क्वेश्चन और 3 हमने यहां पर देखा। साथ ही मैंने आपको एक मैप दिखाया लद्दाख का। अब आपके पास होमवर्क है, प्रॉपर नोट्स बनाना, चीजों को याद करना, कल की क्लास के पहले इसको रिवाइज करना। कल जब क्लास होगी मैं 5 मिनट या 2 मिनट्स इस जो आज हमने पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आप सभी के कमेंट्स से ही हमें पता चलेगा कि आप क्या सोच पा रहे हैं, आपको कितना समझ में आ पा रहा है, ठीक है। सो कमेंट्स जरूर करें। और साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो कि यूपीएससी वाला फाउंडेशन पर न्यू है, सब्सक्राइब कर ले। अपकमिंग वीडियोस और सारी चीज़ें जो हैं, सारी जो प्लानिंग है क्लासेस की, वो सारी बातें आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट और क्लासेस में पता चलती रहेंगी, शॉर्ट्स के माध्यम से पता चलती रहेंगी। चलिए तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।